मुख्तार अंसारी पर यूपी में महाभारत शुरू हो चुकी है। आज सुबह सुबह मायावती ने ट्वीट कर उन्हें मऊ सीट से टिकट ना देने का ऐलान कर दिया, तो दोपहर होते होते ओवैसी की पार्टी ने उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। मुख्तार खुद जेल में बंद हैं, लेकिन उनके नाम की चर्चा लखनऊ की सियासी गलियों में गूंज रही है। यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे मुख्तार से पहले बाहुबली अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल करा चुके हैं और अब ओवैसी को टिकट का ऑफर देकर वो मुस्लिम वोट बैंक का एक जनाधार यहां पर खोज रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश में महाभारत शुरू हो गई है। मायावती ने टिकट काट दिया है, दूसरी तरफ AIMIM ने मुख्तार अंसारी को सीधा सीधा ऑफर दे दिया है कि आप कहीं से भी टिकट लड़ सकते हैं, हम आपको टिकट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल बदल की राजनीति, गठजोड़ की राजनीति वहां पर शुरू हो गई है। मायावती ने साफ कर दिया है, एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर साफ तौर से की जा रही है कि हम दबंगों को, माफियाओं को, गैंगस्टर को टिकट नहीं देंगे। दूसरी तरफ यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण, हिंदू और मुसलमान की राजनीति यहां पर शुरू हो गई है। AIMIM ने साफ तौर से कह दिया है कि मुख्तार अंसारी चाहे उन पर कितने आरोप लगे, उनकी छवि बेशक दबंग वाली हो, गैंगस्टर वाली हो, लेकिन हम उनको टिकट वहां पर जरूर देंगे और जहां से वो चुनाव लड़ना चाहें वहां से हम इनको टिकट देंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तमाम मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जाए और काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक अतीक अहमद साहब मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल बना हुआ है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आनंद दुबे बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं और AIMIM की तरफ से हमारे साथ असीम वकार जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा हमारे संवाददाता राजीव रंजन का, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को काफी बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं। राजीव, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। सीधा सीधा ऑफर अब AIMIM की तरफ से दे दिया गया मुख्तार अंसारी को कि आप जहां से चाहें हम वहां से आपको टिकट देने को तैयार हैं। तो यह माना जाए कि ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू बना मुसलमान, शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। अब इसमें दो राय नहीं कि ओवैसी की राजनीति आप समझते हैं, उनकी पूरी निगाह, वो तो बार बार कह रहे हैं कि 19% मुस्लिम वोटर, अकलियत के जो वोटर है उनके निशाने पर है। दूसरी बात यह है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी या उनका पूरा परिवार, इनकी छवि दबंग की है, ये तो खैर कोई सवाल नहीं है, इसको तो सब जानते हैं। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम मतदाताओं में भी ये इनकी एक छवि अलग तरीके की है और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करने में भी ये दोनों नेता आगे रहे। लेकिन सवाल ये उठता है रवि कि यही अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा क्षेत्र, जहां से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था, उसी फूलपुर से एक पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को चुनाव लड़ाया और वो लोकसभा तक पहुंचे। उसके बाद जब लोकसभा और विधानसभा में पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हें पहुंचा दिया है, अब उसके बाद मुख्तार अंसारी को लोकसभा बनारस का टिकट बसपा ने ही दिया था। हाथी पर वो बैठा के भेजे जाने की कोशिश में मायावती ने उनको भेजा था और अभी भी वो वर्तमान में भी बसपा के विधायक में है। और अगर आप वर्तमान में जो गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो बसपा के सांसद हैं। तो अब जब आपको चुनाव जीतना था, जब आपके लिए हवा ठीक थी, जब आपके लिए मुख्तार अंसारी एसेट थे, तब आपने उनको रखा, अब उनको निकाल दिया। देखिए, मुख्तार और अतीक दोनों को ऑफर किया MIM में। मुख्तार और अतीक में अंतर यह है कि मुख्तार सपा में भी रहे हैं, बसपा की तरफ भी रहे हैं, सपा की तरफ भी रहे हैं। अफजाल अंसारी सपा में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद को बसपा ने कभी नहीं लिया, क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ एक दूसरे
उसी तरह की छवि वाले राजू पाल को बसपा ने टिकट दिया था। राजू पाल ने अतीक अहमद को हरा दिया था। सिटिंग एमएलए रहते हुए उनका मर्डर हुआ। बाद में उनकी पत्नी पूजा पाल ने भी उसी सीट पर वो विधायक बनी और अतीक अहमद के भाई वहाँ से विधायक बने, एक शहर पश्चिमी जो इलाहाबाद की सीट है। तो मायावती ने अतीक अहमद को कभी नहीं सरपरस्ती दी, लेकिन मुख्तार अंसारी उनके फैमिली को दी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में टिकट क्यों काटा गया। बात जब कानून व्यवस्था पर योगी सरकार और मायावती सरकार में समानता जब दिखाई जा रही है, तो उस समानता दिखाने में कहीं ना कहीं रोड़ा मुख्तार अंसारी दिखाई दे रहे थे और इस रोड़े को साफ कर दिया। आप मुख्तार अंसारी को पार्टी में रख करके और अपना सिंबल दे करके कानून व्यवस्था की बात नहीं कर सकते, लोगों को हजम नहीं होगी, इसलिए मायावती ने ये पैंतरा चला है। दूसरी बात ये सियासत ज़्यादा है। मैं कहूँगा ये माफियाओं से दूरी या एंट्री, इससे ज़्यादा ये सियासत है, क्योंकि इस बेल्ट में मैंने पहले भी कहा था सुबह की चर्चा में कि अदर बैकवर्ड क्लास बहुत भारी मात्रा में बहुजन समाज पार्टी के साथ था। इस बेल्ट के जो अदर बैकवर्ड क्लास के लीडर्स हैं, दारा सिंह चौहान इसी जगह से, मैं मऊ में हूँ, यहीं से 10 किलोमीटर दूर से एक विधानसभा शुरू होती है, वहाँ से बीजेपी से चुने गए। इसके पहले वाले इलेक्शन में बीएसपी ने उनको संसदीय दल का नेता बनाया था। तो अदर बैकवर्ड क्लास पर वोटों पर नजर है मायावती की, और इसलिए ये फैसला किया गया है। लेकिन ये बात भी है कि अब जो अगर आप दूसरी तरह से देखें तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर मुख्तार अंसारी माफिया है, उनसे दूरी बनाई गई है, तो उन्हीं के अपोजिट जो पिछले 3 वर्षों से जो गैंगवार हुआ है, जो AK-47 की तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट यहाँ मऊ से लेके बनारस तक घूमी है, उसमें दो आमने सामने प्रतिद्वंदी थे, एक मुख्तार अंसारी, एक ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, उनके भतीजे सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो एक धड़ा उधर है, एक धड़ा इधर है, और ये पूरा बेल्ट माफियाओं के डोमिनेंस में पिछले 3 दशकों से आया, और उनका राजनीतिक रसूख बढ़ाने में सारे सियासी दलों का हाथ है। बिल्कुल, सारे सियासी दल अपने अपने मतलब से इनको यूज कर रहे हैं। कपिल जी, मेरा आपसे सवाल यही है, मायावती ने साफ कर दिया है कि वो इन विधानसभा चुनावों में दबंगों को, माफियाओं को, गैंगस्टर को कोई जगह नहीं देंगी अपनी पार्टी में। आपकी तरफ से कोई ऑफर है मुख्तार अंसारी को? ठाकुर साहब, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। और मैं दूसरी बात आपको एक बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने स्वच्छता का यज्ञ 2017 में किया था, और हम अपने उन्हीं नीतियों के साथ देश और प्रदेश के नागरिक के समक्ष उपलब्ध भी हुए थे 2017 में, और हमने काम बोलता है के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम कभी बाहुबलियों को अपना आधार नहीं बना सकते। समाजवादी पार्टी का बहुत सीधा सा एक मंत्र है कि हम काम बोलता है के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे लड़ेंगे, और ये जनता का मुद्दा नहीं। लेकिन एक चीज जरूर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सारी पार्टियां स्वच्छता का यज्ञ कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता, उनको चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तरफ जब मुख्तार अंसारी की बात होती है तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह की भी बात होती है। तो ब्रजेश सिंह क्या विख्यात है कि कुख्यात है? तो ये तो एक जैसे होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो आप देख ही रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे 302 का केस है और 307 का केस है, जो महाराजगंज के अंदर उन्हें उठाने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपसे सवाल इसलिए किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया अखिलेश की मौजूदगी में, तो लोग सोच रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी की एंट्री तो नहीं उनके पीछे पीछे कर लेंगे आप? देखिए ठाकुर साहब, एक बहुत स्पष्ट कि हम लोग भारत के अंदर हैं, और भारत में जो भारत की संस्कृति, हमारी मनीषियों की जो संस्कृति रही है, उसमें कभी हिरण्यकश्यप की सजा जो है वो प्रहलाद को नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी ने सिबकतुल्लाह साहब को, एक जो शिक्षक समाज के व्यक्ति हैं, एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ज्वाइन कराया। और हम इस तरीके के लोगों को अपनी पार्टी नहीं ज्वाइन करा सकते हैं जो कि कुख्यात रूप से विख्यात। तो वो भारतीय जनता पार्टी की शरण स्थली है, भारतीय जनता पार्टी करती रही है। इनके 142 विधायकों के संज्ञेय मामले हैं, जबकि मुख्यमंत्री के मामले हैं। ठीक है, करा मैं उनको ज्वाइन, क्या करना। ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। आनंद दुबे जी, यहां पर AIMIM ने साफ कर दिया है, मुस्लिम वोटों को साधने के लिए वो कुछ भी करेंगे, दबंग को, गैंगस्टर को, किसी को भी टिकट देने को तैयार है, जहां से चुनाव लड़ना चाहें वहां से लड़ने को तैयार है। आपका सीधा टारगेट हिंदू वोट है, उनका सीधा टारगेट मुस्लिम वोट है। तो क्या माने कि ये जो चुनाव होने जा रहा है विकास के नाम पे नहीं होगा, सीधा हिंदू बना मुसलमान,
पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, यही देखने को मिलेगा अब? नहीं, ये चुनाव सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जो हमारे एजेंडा है उस पर होगा। जो हमने अपने 4.5 साल में कामकाज किए हैं उस पर होगा, और हम विकासवाद पर चुनाव लड़ेंगे। हम जाति और जमात की राजनीति जो विपक्ष लाना चाहता है उसको सामने नहीं आने देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इनके 2 ही घर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या तो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। पिछली बार जब चाचा जी समाजवादी पार्टी के लोगों, अरे मुख्तार अंसारी परिवार को लेकर समाजवादी पार्टी में आए, तो अखिलेश जी ने यह बताते हुए कि वो बड़े स्वच्छ छवि के हैं, उन्होंने चाचा जी को पैदल कर दिया और इन लोगों को पार्टी में नहीं शामिल किया। लेकिन गाजीपुर अफजाल अंसारी का प्रचार करने पहुंचे, और अब उनके भाई सिबकतुल्ला को, जिनके ऊपर हत्या के प्रयास सहित 3 मामले गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हैं, जिनका अभी असलहों का लाइसेंस निरस्त किया गया उनके और उनके बच्चों का, उन लोगों को पार्टी में शामिल किया है। तो एक रास्ता दिखाया है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की भी एंट्री हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मायावती जी ने इस समय जो ये काम किया है वो सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया है। ये अक्सर होता रहा है, कभी समाजवादी पार्टी 4-4.5 साल तो इन गुंडा माफियाओं के सहारे जो अपनी सरकार चलाती है या फिर अपने पार्टी को आगे बढ़ाती है, और जैसे ही चुनाव आता है तो जनता को यह दिखाने के लिए कि हम बहुत स्वच्छ हैं, हमारी छवि बहुत अच्छी है, इनको पार्टी से बाहर निकाल देती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे दुर्दांत अपराधी और माफियाओं को, अतीक अहमद के परिवार को, मुख्तार अंसारी को लेने की बात कर रहे हैं। बिहार जाते हैं तो सिवान जाते हैं तो बिहार, सिवान जाते हैं तो वहां टोरे डालते हैं ऐसे लोग। लेकिन देखिए आनंद जी, मेरा सवाल आपसे है जी, जिस तरह से चाहे बीजेपी हो, उनका मुद्दा भी राम मंदिर है, उनका मुद्दा भी धर्म है, उनका मुद्दा भी अयोध्या में दिवाली है, उनका मुद्दा भी कांवड़ यात्रा है। जब बीजेपी धर्म को आगे रखेगी और दूसरी पार्टी इसको कर रही है, उनका तरीका हो सकता है गैंगस्टर, दबंगों को शामिल करना हो, तो कोई दूसरा आपकी तरह, आप उनसे अलग कैसे हुए? धर्म की राजनीति आप भी कर रहे हैं, धर्म की राजनीति वो भी कर रहे हैं, आप दोनों में फर्क कहां है फिर? नहीं, धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं। देखिए, राम मंदिर हमारा शुरू से एजेंडा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और हम उसके लिए प्रयासरत थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि हिंदू सभ्यता संस्कृति के जो भी प्रतीक हैं, जो भी चिन्ह हैं, उनको अगर कालांतर में उत्तर प्रदेश में जो ऐसी पार्टियां रही हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हो और उनकी उपेक्षा की गई है, ऐसे शहरों का, ऐसे पौराणिक स्थानों को हम मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां विकास का कार्य कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें कोई धर्म की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में एक भी शहरों का नाम बदल दें, आप शहरों के नाम बदल दें, यही राजनीति क्या बीजेपी आगे ले जाने जा रही? नहीं, शहरों का नाम तो बदला जाएगा ना। अब भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, फैजाबाद में तो पैदा नहीं हुए थे। कुंभ जो है प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में नहीं लगता है। यह ऐतिहासिक चीजें हैं कि इन शहरों के नाम कब बदले गए हैं। तो अगर उन शहरों में, अगर वहां से लोगों की डिमांड है, वहां के लोग चाहते हैं कि नाम बदला जाए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 4.5 साल में हमने उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 से ज्यादा दंगे हुए। तो ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, हमने कहीं भी कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया। ठीक है, मैं अब कपीश जी से जवाब ले लेता हूं। कपीश जी, साफ तौर से बीजेपी का एजेंडा साफ तौर से है, शहरों के नाम बदले, लोगों की डिमांड है, एजेंडा तय है, सबके वोट बैंक यहां पर तय हैं। पिछली बार बीजेपी ने किसी मुस्लिम विधायक को, मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं चुना था, उनका एजेंडा तय है। आप क्या करने वाले हैं इन विधानसभा चुनावों में, यह देखने वाली बात है। सम्मेलन पे सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो सब अपना वोट साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई दलित हो जा रहा है, कोई ओबीसी हो जा रहा है, कोई हिंदू हो जा रहा है, कोई मुसलमान हो जा रहा है, आम नागरिक क्यों नहीं रह रहा है? एक आम नागरिक के विकास की बात, उत्तर प्रदेश के शहरों की बात, वो क्यों नहीं सामने आ रही है? कपीश जी, देखिए, बहुत स्पष्ट ही हम आपको बात ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी काम बोलता है के नाम पे चुनाव लड़ी थी और हम उसी के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन जहां तक इन्होंने बात कही वो तो समझ से परे हो जा रही है। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, 302, 307 के खुद ही मिल जो में आप सिकातुल्लाह जी की क्या बात कर रहे हैं? और मैं दूसरी चीज आपसे पूछता हूँ, डिप्टी मुख्यमंत्री पे मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप रहा है, उन पर अपहरण और पशु तस्करी का आरोप रहा है। 142 इनके विधायक हैं, 215 इनके सांसद हैं जिन पे हीनियस क्राइम है।
ब्रिजभूषण सिंह से लेकर के और ब्रिजेश सिंह तक इनके पार्टी के अंदर उनके रिश्तेदार सारे शामिल हैं जिन पर हीनियस क्राइम रहा है। तो ये क्या बात करेंगे? इन्होंने कौन सा यहाँ राम राज्य स्थापित कर दिया? और राम राज्य की स्थापना उन लोगों से हो भी नहीं सकती है जो कि अपनी सीता के हरण के लिए जो है वो रावण की लंका में ही छोड़ा है। तो मैं तो बहुत एक बात सीधी से स्पष्ट कहता हूं कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी, जो पार्टी विद द डिफरेंसेस की हो गई है, वो आपके सामने है। एमजे अकबर साहब ने 35 महिला पत्रकारों के साथ बलात्कार किया, उन पर एक एफआईआर नहीं है। ये किस तरह की सूचिता की राजनीति की बात करें? बीएसपी ने साफ कर दिया हम दबंगों को टिकट नहीं देंगे। बीजेपी इस चुनावों में सीधा एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है कि हमने दबंगों के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई बनाई है। आप किस तरह से मैसेज देंगे कि हम यानी समाज पार्टी किसी भी अगर व्यक्ति को टिकट देगी उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई गैंगस्टर नहीं होगा? आप कैसे मैसेज क्लियर करेंगे? नहीं, हमने तो 2017 में ही मैसेज क्लियर कर दिया था कि समाजवादी पार्टी किसी भी कुख्यात व्यक्ति को टिकट नहीं देने वाली है। राजनीतिक मुकदमे तो तमाम लगे जाते हैं और लगाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पे भी 302 का है, आखिर मुख्यमंत्री क्यों बनाए? इनकी क्या मजबूरी थी? आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे। और ये सूचिता की राजनीति करेंगे। जो सेंगर जैसे लोगों को इनके सांसद चले जाते हैं जेल के अंदर कहने की आपकी वजह से मैं जीत करके आया हूं, और 2 सिद्धि तक जो है वो दिल्ली के अंदर होती है क्योंकि एक हमारे संत की सरकार एक ट्रायल नहीं करा पाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे ये क्या बात करेंगे? टोटल रूप से फेल्योर है। इनके अपने ही विधायक पर इनका अपना सांसद जो है जूतम पैजार करता है, जवाब ले लेता हूं। ठीक है, अपने विधायक को चमड़ी का सौदागर कहता है, तो ऐसे चमड़ी के सौदागर कहने वाले इनके अपने लोगों की क्या सूचिता की राजनीति हो सकती है? ये सवाल तो बनता है कि कुलदीप सेंगर को अगर आपके बीजेपी के नेता सपोर्ट करेंगे, विधायक सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि आप भी चाहे पर्दे के पीछे ही हो, कहीं ना कहीं गैंगस्टर दबंगों को आप सपोर्ट तो करते हैं। नहीं, कुलदीप सेंगर को जेल किसकी सरकार में भेजा गया? कुलदीप सेंगर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किसके सरकार में हुई? गुंडा माफिया। अरे आप ट्रायल तक नहीं करा पाए। आप जब तक दोषी नहीं हो गया तब तक आपने पार्टी से नहीं निकाला। आपको शर्म नहीं चाहिए? एमजे अकबर जिसने 35 महिला पत्रकारों के साथ जो अत्याचार किया, आप एक बयान तक नहीं लिखा पाए। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं 2007 में गृह राज्य मंत्री रहे, एक एक कर बोले वो हिंसा करते हैं और ऊपर से आरोपियों के मुकदमे वापस लेने की बात की, आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं, सीरियल ब्लास्ट के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी बात करेगी, समाजवादी पार्टी तो गुंडा और आतंकवादियों की पार्टी है। पूछिए ये बलात्कारियों को अपना क्यों संरक्षण दे रहे हैं? ये सारे बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। ये बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने वाली पार्टी है, झूठा प्रचार करने वाली पार्टी है। ये बड़े ही विधायक को कहते हैं कि ये चमड़ी का सौदा एक कर बोलिए। ठीक है, कपीशी जवाब देने दीजिए, के मुकदमे वापस लेते हैं। जवाब देने दीजिए। जवाब क्या देंगे? ये तो खुद ही अपने ऊपर से मुख्यमंत्री जी लेते हैं जो हिनियत आतंकवादियों पर से मुकदमे उठाते हैं। इन्होंने 8,500 आतंकवादियों पर जम्मू के अंदर मुकदमे उठाए हैं, फटकार लगाई करके उन्होंने ऊपर से मुकदमे उठाए। इन्होंने पठानकोट हमले की जांच जो है ISI से करवाई। ये आतंकवादियों को घोषित करने वाली पार्टी है। ठीक है, ठीक है। पुलवामा अटैक में किसका विरुद्ध सुसाइड हुई ये बताइए? ये किस तरह से राज्य से खेल रहे हैं? राज्य के याद में राष्ट्र को बेचने वाली पार्टी है। इनका हाथ ठीक है, मुझे रोकना पड़ेगा, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन सवाल यहां पर उठता है, उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि आपके जो उम्मीदवार होंगे वो गैंगस्टर होंगे, आपके जो उम्मीदवार होंगे किसी जाति से होंगे, किसी धर्म से होंगे, या उनका एजेंडा विकास होगा, आपका रोजगार होगा, आपका कह सकते हैं कि विकास किस तरह से कराने को ये आगे सामने आते हैं, ये आपको तय करना है। क्योंकि पार्टियां जीत के लिए, सत्ता के लिए, हो सकता है किसी को भी टिकट दे सकती हैं, ये आप तय करिए, देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।